हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, यानी कि जो है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। देखिए ये जो है, अगर हम बात करें, आज का हमारा जो सेशन होगा वो स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ जो है अगर आप ईपीएफओ की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां भी इसका फायदा आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है। और हमने ये आज का जो स्लाइड में हमने कंपाइलेशन किया है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कि जो भी एमसीक्यू है उनको वन लाइनर फॉर्म में, प्लस जो है जो भी शॉर्ट नोट्स हैं पूरे एक्ट का, हम उसको जो है बहुत ही कंसाइज फॉर्म में जो है यहाँ पे लेकर आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वो 1961 का है। इसमें टोटल जो सेक्शन है वो 30 सेक्शन है। टोटल जो है सेक्शन है कितने हैं, 30 हैं। अगर हम बात करें तो अब तक जो है 5 अमेंडमेंट देखने को मिले हैं इस अधिनियम में। पहला 1972 में हुआ था, दूसरा 1976 में, फिर उसके बाद 1988 में, फिर 1995 में और फिर 2008 में इसमें देखने के लिए संशोधन मिला है। अब एक और बात हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर में इस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 का सोर्स क्या है। ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 39 E एंड F, ठीक है, ये जो है बेसिक्स का सोर्स है, जहां जो बताता है सिक्योरिंग दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मेन एंड वुमेन। ठीक है। तो ये महिलाओं और पुरुषों के हेल्थ की बात करता है, जो भी किसी वर्क एस्टेब्लिशमेंट में वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ये खास करके महिलाओं के लिए और महिलाओं से संबंधित और उनके बच्चों के लिए जो है विशेषकर प्रावधान किया गया है। और उन महिलाओं के लिए बात किया गया है जो प्रेग्नेंट लेडी हैं। ठीक है। यानी कि किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में उस प्रेग्नेंट लेडी को उसके जो है काम को लेकर के, उसके वर्क को लेकर के क्या बेनिफिट मिलने चाहिए। ठीक है। क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, कैसे काम कर जो है उस प्रसव के पूर्व जो है कैसे होना चाहिए, ये सभी चीजों के बारे में जो है कितनी छुट्टी मिलनी चाहिए, ठीक है, क्या बेनिफिट होना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में इस एक्ट में जो है बताया गया है। ठीक है। और ये जो है कहाँ एप्लीकेबल होगा। ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हर जगह एप्लीकेबल होगा। अगर हम बात करें कि जितने भी टाइप के एस्टेब्लिशमेंट हैं जिसमें 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हो, उन सभी एस्टेब्लिशमेंट में ये अप्लाई होगा। अगर हम बात करें कमेंसमेंट की, तो ये 1 नवंबर 1963 इसका कमेंसमेंट है। एप्लीकेबिलिटी जो है 2(1)(a) में दिया गया है, फैक्ट्रीज, प्लांटेशन, माइंस, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में हो, यहाँ तक कि जो है ये प्राइवेट सेक्टर में भी अब एप्लीकेबल हो चुका है। ठीक है। कोई अगर प्राइवेट शॉप्स वगैरह एस्टेब्लिशमेंट हो वहां पे भी ये एप्लीकेबल होगा, जहां पे वहां पे प्राइवेट में 10 या 10 से ज्यादा लोग जो है वहां पे कार्यरत हों। ठीक है। 2017 में ये अमेंडमेंट हुआ था जिसमें बताया गया था कि इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग जो है इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। अब देखो एक्सेप्शन है इसमें। ठीक है। एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 यानी ईएसआई एक्ट जो है इसका एक्सेप्शन है। कह रहा है कि अगर देखिए इसको छोड़ करके, और यहाँ पे लिखा है कि इस एक्ट में एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में जो है वुमेन इज नॉट एलिजिबल फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट अंडर ईएसआई एक्ट, यानी कि इस एक्ट में जो है मैटरनिटी बेनिफिट नहीं ले सकती है। ठीक है। यदि वहां पे वो मैटरनिटी बेनिफिट लेती है तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में जो है उसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ये आगे के सेक्शन में आप देखेंगे। ठीक है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आपको देखना है। जैसे सेक्शन 3B जो कि चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है। तो चाइल्ड में देखो, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा चाइल्ड किसे कहते हैं, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि किस सेक्शन में जो है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के किस सेक्शन में जो है चाइल्ड को परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है। और ये बोलेगा, ये पूछ सकता है स्टिल बोर्न चाइल्ड जो है चाइल्ड के डेफिनेशन में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पीवाईक्यू में भी पूछा गया है कि चाइल्ड के डेफिनेशन में स्टिल बोर्न चाइल्ड भी कवर होते हैं। यानी स्टिल बोर्न चाइल्ड का मतलब ये हुआ कि ऐसे बच्चे
ऐसा बच्चा जो जन्म से पहले ही मृत हो गया, यानी कि जब वो अपनी माँ के ओम में था, अपनी माँ के कोख में था, उस दौरान जो है किसी कारणवश जो है उस बच्चे की मृत्यु हो गई, सो दैट टाइप ऑफ चाइल्ड को जो है हम स्टिल बोर्न चाइल्ड कहते हैं। 3C जो कि डिलीवरी की बात करता है, बर्थ ऑफ चाइल्ड, डिलीवरी का मतलब बर्थ ऑफ चाइल्ड से लिया गया है। 3D जो एम्प्लॉयर की बात करता है, और 3N जो है जो कि वेजेस की बात कर रहा है। ये टोटल यहाँ पे जो है 4 डेफिनेशन है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, अब देखिए ज्यादा आपके पास टाइम बचा नहीं है। ठीक है, पूरा एक्ट अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें समझदारी नहीं है कि भाई पूरा आप इतने सारे 12-15 एक्ट हैं और आप पूरी के पूरी एक्ट, और सब में एक ही जैसे डेफिनेशन, सब में वर्कमैन, सब में एम्प्लॉय, सब में एम्प्लॉयर, सब में वीज, सब में डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप डेफिनेशन क्लॉज को जो है सबको रट नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि आप जो है थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़े, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़े। ठीक है, और आप अगर हमारे चैनल में नए व्यूज हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो है वही आपको प्रोवाइड कराएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारा अगर ये नोट्स आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए, जो है मैं लिंक आपको जो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो। ठीक है, अब देखो जैसे कि यहाँ पे अगर हम वेज का डेफिनेशन, वेज के बारे में हम बात करें तो देखो वेज जो होता है उसमें क्या चीज एक्सक्लूड है, क्या चीज इंक्लूड है, ये भी हमको देखना है, क्योंकि वेजेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, नहीं भी होती हैं। इंक्लूड में अगर बात करें क्या चीज वेजेस की परिभाषा में अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पे डियरनेस अलाउंस हो गया, डीए हो गया, एचआरए हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया, इंसेंटिव बोनस हो गया, मनी वैल्यू कंसेशनल सप्लाई हो गया, ये सब इंक्लूड होते हैं वेजेस के डेफिनेशन में। ठीक है, वहीं एक्सक्लूड की बात करें, बोनस जो है, उसके बाद जो है ओवर टाइम अर्निंग, डिडक्शन, फाइन, ग्रेच्युटी, उसके बाद पेंशन फंड, फाइन, ये सब जो है एक्सक्लूड माने जाते हैं इसके वेजेस के डेफिनेशन से, तो ये आपको भली बात से पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे पहले सेक्शन 3H की बात कर लेते हैं, जो कि मैटरनिटी बेनिफिट डिफाइन गया है। तो मैटरनिटी बेनिफिट कहाँ डिफाइन, चूंकि हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट पढ़ रहे हैं और ये ना पता हो कि मैटरनिटी बेनिफिट कहाँ डिफाइन है, तो ये गलत बात है। तो मैटरनिटी बेनिफिट जो डिफाइन है वो सेक्शन 3H में डिफाइन है, आपको पता होना चाहिए। बाकी इसके बारे में जो बात करता है मैटरनिटी बेनिफिट की, वो सेक्शन 5 में है। कमीशनिंग मदर के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इसमें ये कहा गया कि ए बायोलॉजिकल मदर who use her egg to create an embryo, ठीक है, implanted in another woman, यानी कि एक ऐसी बायोलॉजिकल महिला जो अपने एग्स को, एक मतलब ओवा, ठीक है, उसका यूज जो है किसी दूसरे महिला के में इम्प्लांट करवाती है एम्ब्रियो को, तो ऐसे को जो है हम कमीशनिंग मदर कहते हैं। ये 2017 में अमेंड करके जो है इसको जोड़ा गया था, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 4 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 4 जो है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी के पीरियड में। तो ये कह रहा है कि उस समय वुमेन कैन नॉट बी जो है एम्प्लॉयड ड्यूरिंग 6 वीक इमीडिएटली फॉलोइंग द डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कोई ऐसी महिला है जो क्या क्या हो, डिलीवरी मिसकैरेज हुआ हो या मेडिकल कोई टर्मिनेशन हो, तो 6 हफ्ते तक जो है कोई जो है काम नहीं कर सकती है कोई भी एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन कैन नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द task that may be harm the pregnancy during 1 month preceding 6 week before delivery। यानी कि डिलीवरी के जो 6 वीक्स पहले, यानी एक महीने की जो पहले, ठीक है, उसमें क्या होगा कि उस महिला को कोई भी ऐसे कार्य नहीं दिए जाएंगे जैसे जो हजार्डियस नेचर है या भारी भरकम काम नहीं दिए जाएंगे करने के लिए। ठीक है, प्रेसिडिंग 6 वीक्स, 1 मंथ प्रेसिडिंग 6 वीक्स बिफोर डिलीवरी। ठीक है, उसको ऐसे काम करने नहीं दिए जाएंगे। सेक्शन 5 जो कि अभी मैंने पहले बताया, राइट टू मैटरनिटी बेनिफिट है, वो मिलेगा कि अगर कोई महिला किसी एस्टेब्लिशमेंट में क्या कर रही है, 1 साल यानी कि 12 महीने लगातार काम, 12 महीने में 80 दिन लगातार काम किए। ठीक है, यानी कि 12 महीने में अगर 80 दिन लगातार काम किए तो उसको जो है ये मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। अगर ऐसी बात है तो उसको जो है 26 वीक ऑफ मैटरनिटी लीव दिया जाएगा, जो कि अमेंडमेंट करके 2017 में जो इसको ऐड किया गया। ऑफ विच 8 वीक्स कैन बी अवेल्ड बिफोर द डिलीवरी, यानी कि 26 हफ्तों की छुट्टी उसको मिलेगी, मैटरनिटी बेनिफिट है, लेकिन डिलीवरी से पहले वो 8 वीक्स की
छुट्टी ले सकती है, यानी कि टोटल छुट्टी उसकी 26 वीक्स है। और डिलीवरी से पहले वो मैक्सिमम 8 ही वीक्स छुट्टी ले सकती है, यानी कि उसके बाद डिलीवरी के बाद वो 18 वीक्स ले सकती है। डिलीवरी के पहले अगर वो चाहे 10 वीक की छुट्टी लेना तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम वो 8 वीक्स की छुट्टी ले सकती है। मिनिमम कितना भी लेगा, मिनिमम 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स भी ले सकती है, और उसके बाद जो है बाकी का डिलीवरी के बाद वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 8 वीक से ज्यादा नहीं ले सकती, ठीक है। 2 और मोर सर्वाइविंग द चिल्ड्रेन हो तो उसके लिए जो है क्या मिलेगा, कह रहे कि वहां पे जो है आपको 12 वीक्स की छुट्टी मिलेगी, 6 वीक्स जो है डिलीवरी के पहले और 6 वीक्स जो है डिलीवरी के बाद। ये चीजें आपको ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बढ़िया बनते हैं, ठीक है। एडॉप्टिंग मदर किसे कहते हैं, चाइल्ड बिलो 3 मंथ, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तीन चाइल्ड बिलो 3 मंथ्स और कमिशनिंग मदर आर एंटाइटल्ड टू 12 वीक लीव। तो 3 महीने से छोटे अगर कोई बालक है, ठीक है, तो ऐसे केस में उससे जो है छुट्टी 12 वीक की मिलेगी। उसके बाद जो है कह रहे कि मैटरनिटी बेनिफिट, तो मैटरनिटी बेनिफिट में क्या होता है कि जो भी छुट्टी होगी उसको एवरेज डेली वेजेस पे जो है उसको बेनिफिट मिलेगा। अब एवरेज डेली वेजेस जो है 3 कैलेंडर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा, या मिनिमम रेट वेज जो फिक्स किया जाता है, या 10 रुपीज। अब इन तीनों में से जो भी विच एवर इज द हाईएस्ट जो भी रहेगा उसको जो है एवरेज डेली बेसिस पे दिया जाएगा। बस इतना ही आपको जानना है यहाँ पे। सेक्शन 5A मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूएंस ऑफ पेमेंट ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट इन सर्टेन केसेस। क्या है कि अगर मान लो यदि कोई वुमेन जो है एएसआई एक्ट 1948 के तहत जो है वो बेनिफिट क्लेम की है, उसे तब तक मैटरनिटी बेनिफिट से डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा जब तक उसे एएसआई से जो है बेनिफिट ना मिल जाए। यानी ये नहीं कि अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट जो है पाने के लिए जो है इस एक्ट में वो क्या है कैपेबल है, फिर भी उसने ईएसआई में क्लेम कर दिया, तो इस वजह से डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा कि तुमने जो ईएसआई में क्यों क्लेम किया, ठीक है। अगर वहां मिल गया तब तो ये डिस्क्वालीफाई हो गई, नहीं मिला तब तब भी वो मैटरनिटी यहाँ पे क्लेम करके वो इस एक्ट में ले सकती है। ये कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि अगर कोई भी वुमन है वो इंटाइटल्ड है मेडिकल बोनस के लिए, तो पहले 1000 था मेडिकल बोनस जो है पहले प्रीनेटल जो है और पोस्टनेटल अगर कोई केयर प्रोवाइड नहीं किया गया एम्प्लॉयर के द्वारा तो मेडिकल बोनस देने के लिए कैपेबल है। पहले 1000 था, लेकिन बाद में जो है 2008 में अमेंड करके उसे 20,000 रुपया कर दिया गया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। बेनिफिट इन केस ऑफ डेथ, अगर मान लो कि डेथ के केस में क्या हो गया तो उसमें 2 कंडीशन है। वुमेन डाइड बिफोर डिलीवरी, अगर वुमेन डाइड हो जाए बिफोर डिलीवरी तो ऐसे केस में जो है क्या हो जाएगा कि उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो बच्चा जीवित है, ठीक है, ऐसे केस में जो है क्या होगा, उसको जो है पूरा जो है उस बच्चे की देखभाल के लिए जो भी मैटरनिटी बेनिफिट बनता है वो दिया जाएगा। यहाँ मैंने कंसाइज करके लिख दिया है, फुल मैटरनिटी बेनिफिट मदर डाइड एट चाइल्ड सर्वाइव, अगर चाइल्ड सर्वाइव है मदर डाइड है तो उसको फुल जो है मिलेगा। उसके बाद जो है इफ द चाइल्ड आल्सो डाइज ड्यूरिंग द सेड पीरियड, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो भी बच्चा ही मर गया तो। मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी के लिए जो 6 वीक्स का लीव विद डेली वेजेस मिलेगा। अगर मान लो ट्यूबिकोटॉमी ऑपरेशन वगैरह हुआ है, देखो ट्यूबिकोटॉमी क्या होता है कि जिसे कहते हैं कि नलबंदी, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है महिलाएं जो है ट्यूबिकोटॉमी कराती हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो उसको 2 वीक्स की जो है लीव मिलेगा विथ वेजेस। उसके बाद यहाँ लीव फॉर इलनेस, अगर कोई बीमारी है प्रेगनेंसी के बाद भी तो 1 मंथ का एडिशनल जो लीव मिलेगा विथ वेजेस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नर्सिंग ब्रेक की अगर बात करें तो सेक्शन 11 में बात किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2 नर्सिंग ब्रेक्स पर डे मिलेगा, अगर 15 महीने तक का जो बच्चा है, यानी 15 महीने से छोटा बच्चा है, ठीक है, तो उसको जो 2 महीने 2 नर्सिंग ब्रेक्स जो है मिलेंगे। क्रेचे फैसिलिटी क्या है, जहाँ पे हर कंपनी में हर एस्टेब्लिशमेंट आप पढ़ेंगे फैक्ट्री एक्ट, वहाँ बताया जाएगा कि क्रेचे फैसिलिटी की व्यवस्था की, जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ पे देख रेख के लिए जो है कुछ महिलाएं जो अपॉइंट हैं और अपना वो वर्क करने चली जाती हैं और वहाँ पे उनका बच्चा खेलता कूदता है, देख रेख करता है। तो बीच में जो है उनको उन महिलाओं को जो है क्या किया जाता है, उन बच्चों से मिलने के लिए, अपने बच्चों से मिलने के लिए जो उनको
जो है टाइम दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि क्रेचे फैसिलिटी वहां पे लागू होती है ऐसे एस्टेब्लिशमेंट में जहां पे 50 या 50 से ज्यादा जो है एम्प्लॉयज काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो वुमेन को जो है ऐसे में 4 विजिट पर डे यानी 4 बार अपने बच्चों से मिलने के लिए जो है क्रेचे फैसिलिटी दिया जाएगा। ये बातें आपको ध्यान देनी है और इम्पोर्टेंट भी है ये, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 12। यहाँ पे ये बात करें प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसमिशल, इट इज अनलॉफुल फॉर द एम्प्लॉयर टू डिसमिस द डिस्चार्ज टू वुमेन ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव। तो यहाँ पे जो है उन अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो डिसमिस कर रहा है या मैटरनिटी बेनिफिट को लेकर, तो ऐसे केस में जो है क्या होता है कि वो क्लेम कर सकती है, ठीक है। हाँ, एक चीज अगर मिसकंडक्ट कोई है उस महिला के द्वारा तो वहां पे डिसमिस कर सकता है, नहीं तो ऐसे में जो है वो मैटरनिटी बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकती है और एम्प्लॉयर को पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। तो पेनाल्टी की बात जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कहा गया है एम्प्लॉयर जो है अगर ऐसा कुछ करता है तो उसको जो है 3 महीने की जेल हो सकती है जिसको 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और अगर फाइन की बात करें तो मिनिमम जो है 2,000 है लेकिन वो 5,000 तक भी बढ़ सकता है। ये बात जो यहाँ पे कहा गया है। फिर वहां पे नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एक केस देखते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस भी हम यहाँ पे देख लेंगे, 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस जो है फंड वर्कर्स, ठीक है, 2000 का ही केस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैजुअल वर्कर एंड डेली वेजेस वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू मैटरनिटी बेनिफिट अंडर दिस एक्ट, ठीक है। तो कैजुअल और डेली बेसिस वाले दोनों जो है ये यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। वी शाह लेबर कोर्ट, वी शाह वर्सेस लेबर कोर्ट जो है कोयम्बटूर की बात है, 1978 का केस है ये। तो फैक्ट ये था कि क्वेश्चन यहाँ पे उठा कि वेदर संडे हॉलीडे शुड बी इंक्लूड कैलकुलेटिंग मैटरनिटी, यानी कि जब मैटरनिटी बेनिफिट दिया जाएगा तो क्या संडे भी इंक्लूड किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट हेल्ड दैट द मैटरनिटी बेनिफिट नॉट लिमिटेड, ये कोई लिमिटेड नहीं है किसी एक्चुअल डे वर्किंग डे में ही केवल कैलकुलेट किया। भाई ऑफ भी रहेगा तो हॉलीडे भी रहेगा तो वहां पे भी वो काउंट किया जाएगा। ये बातें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है ये पूरा का पूरा एक जो है आज के इस वीडियो में कवर किया। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। केस लॉस भी हमने 2 इंपॉर्टेंट था, बाकी तो केसेस बहुत हैं लेकिन हम 2 केस जो है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लिए हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।